प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज से जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वो उन विद्यार्थियों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो पहली बार संस्कृत को पढ़ने जा रहे हैं, या फिर उन बड़ों के लिए भी है जो संस्कृत पढ़ना चाहते थे, पढ़ नहीं पाए हैं, तो वो भी वीडियो को देखें और संस्कृत पढ़ने का प्रयास करें। अभी तक जो 5वीं की परीक्षाएं दे रहे हैं, आशा करता हूं उनकी परीक्षाएं बहुत अच्छे से हो रही होंगी। तो मुख्य रूप से 6ठी कक्षा से संस्कृत पढ़ी जाती है। तो कोई भी भाषा हो, सबसे पहले उसके कुछ विशेष जो बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी होती है। और सीधा सा एक ही नियम है, आप संस्कृत को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। केवल आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। मात्र एक ही शर्त है। क्यों? क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं और वो लिपि है देवनागरी। दोनों की सेम लिपियां हैं। कुछ अंतर है, उसका आज मैं आपको बताऊंगा क्या अंतर है, लेकिन आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। अगर आप हिंदी को धड़ल्ले से पढ़ सकते हैं तो संस्कृत पढ़ने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ये पूरी गारंटी है। तो चलिए चलते हैं आज बताने के लिए आपको कि वास्तव में हिंदी में और संस्कृत में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है उनमें। चाहे वो बच्चा सीख रहा है चाहे बड़ा, थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। ध्यान की तो आवश्यकता रहती है, बिना ध्यान के तो कुछ नहीं होता। पास से भी कोई निकल जाए, कोई पूछे भाई कोई गया था, अगर ध्यान नहीं है तो आप बता नहीं पाएंगे आपके पास से कौन निकल गया है। ध्यान की तो आवश्यकता है। तो चलिए चलते हैं, हिंदी और संस्कृत में जो थोड़ी भिन्नताएं हैं उसको जान लेते हैं और आप अवश्य ही संस्कृत को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैंने आज जो इसका नाम रखा है, आओ संस्कृत पढ़ना सीखें। लेकिन संस्कृत पढ़ना सीखें उससे पहले होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को आज होलिका दहन है, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना उस होलिका दहन में, जैसे होलिका जो बुराई की प्रतीक है वो जल गई थी और आज का त्योहार अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, तो हम सब की बुराइयां भी होलिका दहन में भस्मीभूत हो जाएं। तो चलिए आज के इस आओ संस्कृत पढ़ना सीखे को सार्थक करें और जाने कि हिंदी और संस्कृत में क्या भिन्नता है। लेकिन हिंदी आपको अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए, इस बात को अवश्य याद रखिएगा। जो भी हिंदी को अच्छे से पढ़ पाएगा उसको संस्कृत पढ़नी आ गई, ये आप समझ लें। चलिए आज पढ़ते हैं। ये 4 चिन्ह मैंने यहां पहले ही लगाए हुए हैं। ये 4 चिन्ह, ये 2 बिंदु, उसके बाद है ये ऊपर अनुस्वार। इसको बोलते क्या है मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले ये देखिए 2 बिंदु हैं, इन 2 बिंदु को बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग ये क्या है? विसर्ग है। और उसके बाद ये जो ऊपर बिंदु सा लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं अनुस्वार। पता होना चाहिए हमें, यह है अनुस्वार। और उसके बाद ये 3 जो नीचे डंडा सा लटक रहा है इसको बोलते हैं हलंत। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से, हलंत। और ये यहां पर ये चौथी चीज और है, ये अंग्रेजी का एस, इसको बोलते हैं अवग्रह। क्या बोलते हैं? अवग्रह। अब इन सभी को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो विसर्ग जिसका हिंदी में प्रयोग न के बराबर होता है, ये विसर्ग उस शब्द के अंत में लगता है जिसके अंत में स्वर हो। यदि अंत में स्वर नहीं है तो विसर्ग नहीं लगेगा। अंत में स्वर होना चाहिए। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ से स्वर होना चाहिए कोई भी, तो वहां पर यह विसर्ग लगता है। और जो इसका उच्चारण है, इसका उच्चारण यानी कि बोला किसकी तरह जाता है? ये ह की तरह। विसर्ग मतलब ह, लेकिन स्वर में जो स्वर है उसी की तरह बोला जाएगा। जैसे देखिए आप, ये हमने लिखा राम,
राम के पीछे लगाया विसर्ग, यानी कि अंत में अ के बाद विसर्ग, तो क्या बोलेंगे? राम है। बोला ऐसे जाएगा, राम है, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा, ध्यान रखिएगा। राम है। अगर मान लो आता है इसके अंत में आ की मात्रा, क्या? ये देखिए, विसर्ग लगा, आ की मात्रा है, तो ये कैसे बोला जाएगा इसका ध्यान रखिएगा। कैसे बोलेंगे? आ की मात्रा है तो आ की तरह बोलेंगे, आ, हा, राम। जो मात्रा अंत में आएगी वही होगा। आगे देखिए, इसको कैसे बोलेंगे? ह्रस्वी है तो ह्रस्वी की तरह ही बोलेंगे विसर्ग को, मुनि बोलेंगे ऐसे, लेकिन लिखेंगे ऐसे। अगर अध्यापक बोलता मुनि तो आपने ऐसा नहीं लिखना है, अगर ऐसे लिखोगे तो ये गलत है, ऐसे लिखा जाएगा मुनि, बोला ऐसे जाएगा। इसी तरह ये राम है, राम मुनि, अगर वो दीर्घी तो वहां पर दीर्घी की तरह ही बोला जाएगा। नदी, नदी के पीछे लगा दिया विसर्ग, तो कैसे बोलेंगे? नदी ही, नदी ही, नदी ही, नदी ही। समझ गया? क्लियर? तो विसर्ग के अंत में जो स्वर है उसी के अनुसार उसका उच्चारण होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने समझ लिया विसर्ग। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो विसर्ग के बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुस्वार, अनुस्वार आपने हिंदी में पढ़ा है, लेकिन हिंदी में अनुस्वार बीच में लगा होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन संस्कृत भाषा में जो अनुस्वार है वो बोला जाएगा किसकी तरह? ध्यान रखिएगा, मैं की तरह। किसकी तरह है? मैं की तरह, ध्यान रखिएगा। जैसे ये हमने लिखा, दिख रहा है? बोलेंगे किसकी तरह? ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार ऊपर, बोलेंगे कैसे? रामम। और मैं भी ये आधा है, जल्दी से बोल, रामम, रामम, ठीक है? और जिसमें भी है लता के पीछे लगा मान लो, तो कैसे? लताम, 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 ये है अनुस्वार। समझ गए? अनुस्वार, ठीक है? और जब इसको पूरा लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों ही ठीक है। चाहे आप ऐसे लताम लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, दोनों ही ठीक है। लेकिन अंत में जब है तो वो मैं ही रहने वाला है। लेकिन यदि बीच में कहीं आता है तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जैसे ये है, शंकर है, अंत में विसर्ग है ना, तो विसर्ग को किसी तरह बोलेंगे? है की तरह, शंकर है। लेकिन यहां पर जो ऊपर अनुस्वार आया है, इसका मतलब क्या मैं है? जी नहीं, इसका मतलब मैं नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका जो पांचवा अक्षर है यानी कि क का, वो है ये। कैसे लिखेंगे इसको? अगर कोई पूछे आपसे कि ये अनुस्वार है वही, क्या इसका मतलब मैं ही होता है? जी नहीं, मैं नहीं होता है। इसका अनुस्वार इसके आगे जो अक्षर है उसका पंचम अक्षर होता है, तो कै का पंचम अक्षर लिखेंगे अगर कोई पूछे तो। लेकिन होगा हलंत, हलंत मतलब जल्दी से बोला जाएगा, विसर्ग लगाएंगे। शंकर है, शंकर है, ठीक है? कै का पांचवा अक्षर होता है ङ। चलिए आगे अगला लिखते हैं उदाहरण। चंचल है, तो यहां पर अनुस्वार का मतलब क्या है? ये ङ नहीं है, नहीं न है, बल्कि च का पांचवा अक्षर च छ ज झ ञ। तो ये अलग अलग लिखना हो तो कैसे? या कोई पूछ ले क्या है ये, तो है भाई ये आधा ञ। चंचल है, ठीक? तो ये क वर्ग का हो गया, ये च वर्ग का हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दंड है, तो यहां पर विसर्ग का इसका पांचवा अक्षर क्या होगा? ट ठ ड ड ण, आधा लिखा जाएगा, क्या बनेगा? दंड।
आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, लेकिन बोलना कैसे है? दंड है, चंचल है, शंकर है, ऐसा लिखा होगा तो आप ठीक बोलेंगे। लेकिन ऐसा लिखा हुआ तो कुछ समस्या हो सकती है, विशेषकर इसमें क्या बोल देंगे आप? सड़कर। सड़कर नहीं है, जो ये है वही है, शंकर है, चंचल है, दंड है। ठीक है, आगे देखिए। बाद में क्या? त। अब यहां पर इसका अर्थ, तय का पांचवा अक्षर क्या होता है? न। यहां पर न है, शांत है, शांत है। और इसी प्रकार संपत्ति ही, यहां विसर्ग को ई की तरह बोलेंगे, संपत्ति ही। तो यहां पर विसर्ग का पांचवा अक्षर, पै का पांचवा अक्षर क्या होता है? मैं। तो यहां पर इसका क्या अर्थ है? आधा में, संपत्ति। सबको समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। संबंध है, यहां पर कैसे लिखेंगे? ब का पांचवा अक्षर है ये से, ये आधा में, और ये हो गया ब। तो ध का पांचवा अक्षर क्या होता है? न। तो इस अनुसार क्या मतलब है? आधा न, संबंध है। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपको समझ गए होंगे आप। जिस शब्द के ऊपर बिंदी है, उससे अगला जो अक्षर है उसका पांचवा अक्षर ये अनुस्वार होता है। और यदि अंत में है, जैसे मैं के ऊपर है, तो वो मैं ही होता है, और वो ऐसे लिखा जाता है, संबंध है। आगे इसकी तरह देखिए, क्या ये? पुस्तकाम, ऐसे भी लिख सकते हैं, पुस्तकाम। तो आशा करता हूं आपको अनुस्वार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो वही हमने विसर्ग जान लिया, अनुस्वार जान लिया। अनुस्वार के बाद अब जानेंगे हलंत। हलंत का क्या मतलब है भाई? हलंत का मतलब होता है जिसके साथ कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, या ये समझ लें जहां पर हलंत लग गया, ये हलंत का चिन्ह है, निशान है, वो अनुस्वार है। वो क्या है? अनुस्वार, उसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, तो ये है हलंत। बहुत ध्यान रखिएगा। तो हलंत भी देखते हैं, देखिए हलंत के उदाहरण। ये हलंत है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। ये कौन सा अक्षर है? व्यंजन, या ये भी कह सकते हैं जहां पर हलंत लग गया वो अक्षर आधा है, उसको पूरा कौन करेगा? उसको पूरा करेगा स्वर। ए होगा तो ए की मात्रा लग जाएगी, आगे आ होगा तो आ की मात्रा लग जाएगी। ई ई ह्रस्वी है तो ह्रस्वी की मात्रा, दीर्घी है तो दीर्घी मात्रा। जब मात्राओं को समझेंगे तो इसको विस्तार से जानेंगे। रामम, देवाम, ये में क्या है? हलंत है। रामम, देवाम, रामात, देवात। अंतिम जो है उसकी ध्वनि जल्दी से निकलनी चाहिए, क्योंकि वो हलंत है। हलंत का मतलब जिसमें कम से कम बोलने का समय लगे। रामम, देवम, रामात, देवात, ये अंतिम अक्षर फटाक से बोल देने हैं। अंतिम जो है वह ये अंग्रेजी के एस या आधा डे भी इसको बोलते हैं, अवग्रह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अवग्रह। और इसकी जो आवाज है वो ए की तरह होती है, लेकिन ऐसी होती है न के बराबर, कम से कम समय लगता है। लिखते हैं उदाहरण, देखिए
सोपी, सोपी बोला ही नहीं जाता। लेकिन अगर अलग से कोई पूछे कि ये क्या है, तो ये है अ। क्या है ये? अ। इसको क्या बोलते हैं? अवग्रह। क्या बोलते हैं इसको? अवग्रह। सोपी, कोपी, देवोपी, रामोपी, ये सब इसके उदाहरण है। और बहुत से उदाहरण आएंगे, लेकिन ये समझने के लिए आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चार भिन्न भिन्न चीज हमने जान ली जो हिंदी से संस्कृत को अलग करते हैं। अगर इसकी जानकारी हो गई तो यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो अब एक श्लोक लिखता हूं मैं, उसको पढ़ के देखना आप। सर्वे भवन्तु सुखिनः। न के पीछे क्या है? विसर्ग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब पढ़ पाएंगे ना? एकदम सरलता से पढ़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, विसर्ग है, सुखिनः, ह्रस्व है, जल्दी से बोलेंगे, सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः, आ की तरह, हा की तरह, क्योंकि आगे आ की मात्रा है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये चार आपको ध्यान रखने हैं, विसर्ग, अनुस्वार, हलंत, अवग्रह। इसके अलावा भी कुछ भिन्नता है, उसको जानेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।